हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकी एंड वेलकम टू द फिल्म स्टार। फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते 2 मूवी करप्शन पर आधारित फिल्म है। दोस्तों, इस फिल्म में 2 लीड हीरोज होते हैं और वो दोनों भाई रहते हैं। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर और दूसरा मिनिस्टर रहता है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कहानी के लीड हीरो को, जो एक स्टैचू के सामने खड़े होकर उन्हें नमन करता है और वो स्टैचू उसके पिता की होती है। और वो हीरो एक होम मिनिस्टर रहता है जो असेंबली में अपने कुछ जरूरी बिलों को पास कराने आया रहता है। बैठक शुरू होने के बाद हीरो यानी होम मिनिस्टर के बिल को ऑनरेबल स्पीकर के सामने पेश किया जाता है, जिसमें करप्शन से जुड़ी कुछ बातें रहती हैं। जिसके बाद पूछा जाता है यह जो बिल पेश किया गया है इसमें कितने लोगों की मंजूरी है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इससे सहमत होते हैं। और वहीं पूछा जाता है कि इसमें कितने लोगों की नामंजूरी है। तो लगभग सभी लोग और यहाँ तक कि हीरो की वाइफ भी नो कह देते हैं और फिर वहीं बिल को नामंजूरी दे दी जाती है। उसके बाद अपोजिशन पार्टी का जो लीडर रहता है वो खड़े होकर कहता है कि इसे कहते हैं डेमोक्रेसी और इसलिए मेरा देश महान है। फिर वो उस बिल को फाड़ देता है और ऑनरेबल स्पीकर द्वारा होम मिनिस्टर से पूछा जाता है कि आपके पास 2 मिनट का वक्त है अपनी बातों को रखने के लिए। इसके बाद होम मिनिस्टर खड़ा होता है और एक कविता के माध्यम से अपनी बातें बताने की कोशिश करता है कि इस देश में करप्शन बहुत है, वो चाहे किसी भी विषय पर हो, लेकिन फिर भी मेरा देश महान है। ये बातें सुनकर होम मिनिस्टर की वाइफ और उस अपोजिट पार्टी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी इस बात से सहमत होते हैं और फिर होम मिनिस्टर वहाँ से चला जाता है। और इस बात की खबर न्यूज चैनल में दिखाई जाती है कि सत्य बलराम आजाद यानी होम मिनिस्टर की हार हुई। इसके बाद सीन हीरो के घर की तरफ दिखाया जाता है, जिसमें सत्य बलराम आजाद अपने घर आता है और अपनी माँ को देखते हुए डॉक्टर से पूछता है कि क्या कोई चेंजेस हुए। डॉक्टर कहते हैं कि 25 साल पहले जिस हादसे से तुम्हारी माँ कोमा में गई थी उससे वो आज भी नहीं जागी और शायद कभी जागेगी भी नहीं। ये बातें सुनकर सत्या बहुत ही उदास हो जाता है। उसके बाद उसकी बीवी उसे मोटिवेट करती है। फिर वहीं दिखाया जाता है कि होम मिनिस्टर का एक और भी रूप है। एक तरफ वो कानून और संविधान के दायरे में होकर अपने कामों को पूरा करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो शहंशाह बन जाता है। दिखाया जाता है कि वो अपने पिता के सामने खड़े होकर कहता है कि 20 सालों में इस देश में नोटों के अलावा कुछ भी नहीं बदला है। इस देश में आज भी गरीबी है, अपनों का खून बहुत बह चुका है। वो कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस देश में अब करप्शन मिटेगा या फिर बेईमानों का लहू बहेगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक माँ और बेटी को दिखाया जाता है, जिसके बाद वो मंदिर से पूजा करके लौट रहे होते हैं और तभी उस लड़की का पैर फिसल जाता है। वो सीढ़ियों से गिर जाती है। लड़की की माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन उस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सभी स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वो औरत अपनी बेटी को बचाने के लिए डॉक्टर से कहती है। उसमें से एक डॉक्टर कहता है कि यहाँ स्ट्राइक चल रहा है और आपको अपनी बेटी की जान बचानी है तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जा और यहाँ मीडिया के सामने तमाशा करना बंद कर। इतने में उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। वो औरत बहुत रोती है और कहती है कि ये माँ अपनी बेटी को नहीं बचा पाई, एक दिन तुझे भी कोई नहीं बचा पाएगा। कहानी में बदलाव होते हुए दिखाया जाता है। उस हॉस्पिटल का डीन और वो डॉक्टर दोनों पी रहे होते हैं। वो डीन उस डॉक्टर को कहता है, वेल डन, तुम्हारे स्ट्राइक से गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जनाजा निकल जाएगा और मैं अपनी खुद की वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल बनाऊंगा जिससे मुझे करोड़ों का फायदा होगा। वो डॉक्टर बहुत नशे में रहता है और वो कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन नशे के कारण उसे मालूम नहीं होता कि कार कौन ड्राइव कर रहा है। वो होम मिनिस्टर कार को ड्राइव करके उसी मंदिर के पास लाता है। डॉक्टर नशे में रहता है और कहता है कि इतनी रात को मंदिर कौन आता है। मिनिस्टर उस डॉक्टर को बहुत मारता है और इतनी मारता है कि शायद वो अधमरा हो जाता है और फिर उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है, जिस हॉस्पिटल में स्ट्राइक चल रही होती है। वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, तुम्हें पता नहीं इस हॉस्पिटल में स्ट्राइक चल रही है, जा ले जा किसी और हॉस्पिटल में। मिनिस्टर डॉक्टर को वहीं छोड़ देता है और कहता है, जीवन का एक ही सत्य है, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। न्यूज़ रिपोर्टर से पता चलता है कि करप्शन को खत्म करने कोई नया देशभक्त आया है और उसके बाद उस हॉस्पिटल में डीसीपी उपाध्याय नाम का ऑफिसर आता है और कहता है कि मेरे रहते हुए इस स्टेट में कोई गुनहगार बच नहीं सकता। इसके बाद लाइन से 3-4 गाड़ियां मिनिस्टर के घर के सामने आकर रुकती हैं और उनमें से एक गाड़ी सीएम की होती है। सीएम, एचएम और उसकी वाइफ तीनों बातें करते हैं। सीएम कहता है कि आज जो तुमने स्पीच दी वो सुनकर बहुत अच्छा लगा, अगर दादा साहब आज होते तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। इसके बाद एचएम की माँ को दिखाया जाता है, जिसमें सीएम कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है ये जल्द ही ठीक हो जाएंगी और मैं इनसे माफी मांगूंगा कि मैंने दादा साहब को नहीं बचा पाया। सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है। सीएम, एचएम और डीसीपी वो तीनों रहते हैं। सीएम डीसीपी से कहता है कि मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है
लेकिन इस कातिल को पकड़ने के लिए हमारे बेस्ट ऑफिसर की ज़रूरत है। डीसीपी कहता है, मुझे मालूम है सर आप किसकी बातें कर रहे हैं। अब जिस ऑफिसर की बातें कर रहे हैं वो कानून के दायरे से बाहर होकर अपने कामों को करता है और इसी वजह से उसकी कितनी बार ट्रांसफ़र हो चुकी। सीएम कहता है, तूफान को रोकने के लिए चट्टान की ज़रूरत पड़ती है। और तभी दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और फिर उस ऑफिसर की एंट्री होती है। और उसके बाद आप तो जानते होंगे कि क्या हुआ। एक गुंडे को तो वो बाइक से उठाकर ही फेंक देता है। दिखाया जाता है कि वो ऑफिसर अपनी माँ को देखता है और बहुत उदास होता है। इसके बाद वो ऑफिसर अपने पिता के स्टैचू के सामने खड़ा रहता है और वहाँ एचएम पहुँचता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और तभी वहाँ सीएम पहुँचता है और कहता है, सत्य और जय दादा साहब के दो स्तंभ, एक कानून बनाता है और एक उसकी रखवाली करता है, लेकिन कोई तीसरा है जो जब चाहे तब उस कानून को तोड़ देता है। वो ऑफिसर कहता है, मेरी हथकड़ी और मेरी बंदूक की गोलियां दोनों पर उसका नाम लिखा है। अब देखते हैं कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचता है और देखता है कि वहाँ जितने भी पुलिस ऑफिसर होते हैं वो एक लाइन बनाकर खड़े रहते हैं। और तभी एसीपी को एक कॉल आता है। वो ऑफिसर कहता है कि वैसे तो मैं अनजान कॉल उठाता नहीं, लेकिन इस तरह फ़ोन करके लोगों को परेशान करना गैर कानूनी है। वो आदमी कहता है कि कौन कहता है मैं तेरे लिए अनजान हूँ। और ये कॉल वो एचएम ने किया रहता है। वो कहता है, मैं तो वो गैर हूँ जिसकी कानून को तलाश है। वो ऑफिसर इशारे में अपनी जूनियर ऑफिसर को शायद उसकी बातें रिकॉर्डिंग करने के लिए कहता है। वो कहता है कि हर मुजरिम को लगता है कि वो कानून को मुजरा करा सकता है। वो एचएम कहता है, कानून को मुजरा वही करा सकता है जिसमें जिगरा हो। ऑफिसर कहता है, अगर तुझे देशभक्ति करनी है तो तू वर्दी पहन या इलेक्शन में खड़े होकर कानून बदल। इस बात पर एचएम कहता है कि तेरा भाई इस स्टेट का मिनिस्टर है, क्या कर सका वो। सच तो ये है कि ये जंग खाकी और खादी पहनकर नहीं किया जा सकता, इसके लिए कफन की जरूरत पड़ेगी। पुलिस ऑफिसर कहता है, कफन तू अपने लिए सिलवा क्योंकि तेरी कब्र मैं खोदूंगा। एचएम कहता है, दफन होने का डर नहीं अफसर, कब्र में लेटे हुए भी तिरंगे को सलाम करूंगा। और फिर वो फोन रख देता है। बाद हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। अचानक बहुत सारे बच्चों का तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। एक डॉक्टर उन बच्चों को देखती है और कहती है कि इन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ है। और तब एक एक करके बहुत सारे बच्चे वहाँ लाए जाते हैं। वो डॉक्टर पूछती है, मैडम प्लीज़ बताइए ये सारे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। वो औरत बताती है, ये सभी बच्चे एक मदरसे से आ रहे हैं। तब उस डॉक्टर को लगता है कि हो सकता है कि वहाँ के खाने में ही कुछ गलत है। और तब उन सभी बच्चों को सांस की बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया रहता है। और देखते ही देखते वो सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उस मदरसे को दिखाया जाता है जिसमें वो एचएम, उसकी वाइफ विद्या, वो दोनों पहुंचते हैं। उन्हें देखकर वहां खड़ा एक व्यक्ति ये कहता है कि ये यहाँ क्यों आए हैं। ये जानता है कि इसी के लोगों ने इन सभी बच्चों को मारा है और उन्हीं में से कुछ लोग उसे बचाते हैं। एक औरत कहती है कि इस निहत्थे और निर्दोष इंसान पर पत्थर फेंक कर मार रहे हो, यानी तुम इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। वो औरत कहती है, हमें तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, हमें इंसाफ की ज़रूरत है। तू दिला सकता है इंसाफ? अगर हाँ तो यहाँ खड़ा हर बाप तुझे सलाम देगा और हर माँ तुझे दुआ देगी, और अगर नहीं तो फिर भी अल्लाह आपकी हिफाजत करे। इसके बाद होम मिनिस्टर उन सभी मिनिस्टर्स के पास पहुंचता है और कहता है कि ये जो अनाज से उन बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुआ है वो आपके साले की कंपनी से जाती है, और उस हॉस्पिटल में जितने ऑक्सीजन सिलेंडर खाली थे उसका कॉन्ट्रैक्ट तुमने अपने सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर कंपनी को दिया था। 40 बच्चों की जान गई है और तुम यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रहे हो। इसके बाद एचएम इतने जोरों से उस टेबल को मारता है कि वो टेबल बीच से आधी हो जाती है। उन्हीं में से एक मंत्री कहता है कि ऐसी बदतमीजी करने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। दूसरा मंत्री कहता है, त्रिपाठी जी, जिस कौम के बच्चों की मृत्यु हुई है आखिर उसी वोट बैंक में से इनका वोट आता है। वो मंत्री कहता है कि एक तरफ से अच्छा ही हुआ क्योंकि वो 40 बच्चे बड़े होते तो इनका वोट भी बढ़ जाता। होम मिनिस्टर इस बात को सुनकर कहता है कि मैं सीएम से आप दोनों की इस्तीफे की मांग करूंगा। वो दोनों मंत्री कहते हैं कि तुम भूलो मत कि तुम्हारी सरकार एक गठबंधन से बनी है, अगर हम गए तो हमारे पीछे सभी नेता इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद एचएम वहाँ से चला जाता है और फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों मिनिस्टर और वो डीन एक पार्टी में मिलते हैं। उनमें से एक मंत्री कहता है कि भाई मज़ा आ गया, आपने भी क्या तरकीब निकाली। स्ट्राइक फेल हो जाने से भले ही कोई फ़र्क ना पड़ा हो,
लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर के ख़त्म हो जाने से वो हॉस्पिटल पूरी तरह बंद हो जाएगा। और फिर हमारी पार्टनरशिप में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। और फिर म्यूज़िक स्टार्ट होती है जिसमें होम मिनिस्टर का दूसरा रूप यानी वो देशभक्त वहाँ आता है। वो उस हॉस्पिटल के डीन को ऊपर से फेंक देता है, जिसके कारण वो डीन वहीं मर जाता है। और इधर दिखाया जाता है कि वो दोनों मिनिस्टर अपने मस्ती में घर की ओर जा रहे होते हैं और तभी उनके गार्ड को कॉल आता है, जिसमें पता चलता है कि उस डीन की मृत्यु हो गई है। वो गार्ड कहता है, अरे गाड़ी वापस ले। इतने में वो देशभक्त सामने आ जाता है और वो दोनों मंत्रियों को उठाकर एक जगह पर ले जाता है। वो कहता है, इसी खाने की वजह से उन मासूम बच्चों की जान गई है और इसी खाने को तुम खाओगे। वो कहता है, एक एक निवाला बनाओ और एक दूसरे को खिलाओ। अब एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। वो दोनों एक दूसरे को एक एक निवाला खिलाते हैं और फिर वहीं दोनों की मृत्यु हो जाती है। के बाद एसीपी उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां उस गार्ड को एडमिट किया गया रहता है, जो उस किलर का चेहरा देखा रहता है। और वहीं एचएम भी मौजूद रहता है। एसीपी एचएम को देखकर कहता है कि आप और यहाँ। एचएम कहता है हाँ। इसके बाद एसीपी और वो एचएम उस गार्ड से पूछने जाते हैं। वो एसीपी डीसीपी उससे पूछने की कोशिश करता है कि किलर का चेहरा कैसा था, तुम्हें जो भी याद है वो बताओ। डीसीपी पूछने की बहुत प्रयास करता है लेकिन वो नहीं बता पाता और गार्ड याद करने की हालत में नहीं रहता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक औरत और उसकी बेटी अपने पिता के पेंशन के लिए चक्कर काटती है। वो आदमी उस औरत से बदतमीजी करता है और तभी अचानक उसके हाथ से वो कुरान छूट जाता है, लेकिन कुरान नहीं गिरता, उस एसीपी के हाथ में आ जाता है। इसके बाद वो एसीपी उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारता है। वो आदमी ये कहता है कि ये एरिया तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। वो एसीपी कहता है, मेरा ज्यूरिसडिक्शन पूरे भारत में आता है। और तभी अजान शुरू हो जाता है। एसीपी उस आदमी को कहता है कि तुम्हारे पास 20 मिनट का वक्त है, नमाज खत्म होने से पहले इनके अब्बू के पेंशन की चेक लेकर आ। जिसके बाद वो आदमी अपने ऑफिस जाता है और जल्द से जल्द उस चेक को लाता है और उस औरत को दे देता है। जिसके बाद एक न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है कि एक फ्लाईओवर टूट गया होता है, जिसमें कुछ लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों की जान चली जाती है। और उसे बनाने वाली कंपनी का नाम जोशी कंस्ट्रक्शन रहता है। पुलिस उस जोशी कॉन्ट्रैक्टर को सतर्क करती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उस देशभक्त का अगला टारगेट तुम हो सकते हो, तो सतर्क रहना। अगले दिन उस जोशी के बेटे की शादी रहती है और वहाँ वो सभी पुलिस ऑफिसर मौजूद रहते हैं और गाना बजाना होते रहता है। और तभी बिजली कट जाती है और पता चलता है कि वो जोशी कॉन्ट्रैक्टर का किडनैप हो गया है। पुलिस उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उनके सामने से निकल जाता है। एचएम जोशी के कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ही लाता है और वो एसीपी भी वहाँ पहुँचता है और फिर वो दोनों उस जोशी कॉन्ट्रैक्टर को वहीं शूट कर देते हैं। सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है कि दोनों हीरोज अपने पिता के सामने खड़े होकर उन्हें याद करते हैं और कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है, जिसमें 25 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें एक किसान अपने ही खेत में फसल नहीं उगा पाता, जिसकी वजह से फांसी लगाने की कोशिश करता है क्योंकि उसका बैल एक साहूकार छीन ले गया होता है। और फिर यहीं से दादा साहब आज़ाद की कहानी शुरू होती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक हल लिए हुए दादा साहब उस खेत में चलाते हैं, यानी वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि भले ही बैल ना हुआ तो क्या हुआ, इतना मजबूत बनो कि तुम्हारे पास भले ही साधन ना हो लेकिन तुम उस काम को पूरा कर सको। और तभी वो साहूकार वहाँ पहुंचकर कहता है कि इसका बैल के साथ ही साथ हल भी गिरवी है। जिसके बाद दादा साहब के गुस्से को देखकर वो वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद दादा साहब के घर को दिखाया जाता है, जिसमें एक सरदार जी इंटरव्यू लेते हैं क्योंकि दादा साहब अनशन करने वाले रहते हैं और वो अनशन 50 सालों से चल रहे करप्शन को ख़त्म करने के लिए होता है। दादा साहब कहते हैं कि मैं ये अनशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसके बाद करप्शन ख़त्म हो जाए। फिर वहीं दिखाया जाता है कि दादा साहब के 2 बेटे एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं और उसकी वजह यह रहती है कि इनके माता पिता सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं। उन बच्चों को समझाया जाता है कि ये कोई लड़ने की वजह नहीं और हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों को समझाया जाता है कि तुम दोनों एक होकर नहीं रहे तो ये दुनिया तुम्हें अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके बाद दादा साहब उस करप्शन को मिटाने के लिए अनशन का ज़ोरों शोरों से तैयारी करते हैं और उनका साथ देने पूरी जनता आई रहती है। और ये देखकर अपोजिट पार्टी के जो लीडर्स रहते हैं वो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाना शुरू कर देते हैं।
जिसके बाद दादा साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि इस देश में जब तक करप्शन रहेगा तब तक ये देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता, और जिस दिन इस देश से करप्शन मिटेगा मैं उसी दिन आज़ादी मनाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दादा साहब का अनशन शुरू हो गया है और न्यूज़ से पता चलता है कि उस स्टेट का सीएम दादा साहब से मिलने वाला रहता है। और वहीं दिखाया जाता है कि वो सरदार जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उन्हें कैंसर की बीमारी रहती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी रहता है और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद दादा साहब से सीएम मिलने आता है, जिसमें वो वादा करता है कि वो उस बिल को लेकर आएगा जिससे हो रहे अत्याचारों को ख़त्म किया जा सकेगा। और वहीं खबर आती है कि वो सरदार जी और दादा साहब की वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है। खून से लथपथ दादा साहब की वाइफ को बहुत मुश्किलों से हॉस्पिटल लाते हैं। उनकी हालत इतनी ख़राब रहती है कि उनकी मृत्यु वहीं हो जाती है। और वहीं दिखाया जाता है कि दादा साहब अपनी वाइफ को ब्लड दे रहे होते हैं, तब अचानक ही बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और कुछ हद तक दादा साहब बहुत लड़ते हैं और अपनी वाइफ की रक्षा करते हैं, लेकिन वो सभी दादा साहब को पीठ पर वार करके मार देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि उनके नाम से एक स्टैच्यू बनाया जाता है और एक नई आज़ाद पार्टी का गठन किया जाता है। कहानी वापस होती है और उन भाइयों को दिखाया जाता है जिनमें वो कहते हैं कि आपके सपने को पूरा हम करेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि दो बच्चे भीख मांगते रास्ते पर रहते हैं, जिसमें से एक बच्चे का चेहरा आधा जल गया रहता है। एक आदमी के रूप में जानवर ने इस बच्चे का चेहरा जला दिया रहता है और वही इन बच्चों से भीख मंगवाता है। वो बच्चा इतना परेशान रहता है कि वो एक गाड़ी के सामने आकर अपनी जान दे देता है और वहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो सभी तमाशा देखते हैं और वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाता। इसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जिसमें दो पुलिस ऑफिसर उस बच्चे पर हंस रहे थे, ये कहकर कि उस बच्चे के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं थे। जिसके बाद एसीपी का एंट्री होता है और फिर एसीपी उस ऑफिसर की इतनी बजाता है कि वो रोने लायक नहीं रहता। यानी एसीपी उस ऑफिसर को कहता है, अगर तू रोया तो मैं तेरी और बजाऊंगा, इसलिए वो रोने लायक नहीं रहता। इस सीन को देखने के बाद मुझे सनी देओल सर की मूवी इंडियन की याद आ गई। ये बिल्कुल उसी तरह लगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो आदमी उन बच्चों पर जुल्म करता है और उस जुल्म को मिटाने शहंशाह यानी वो एचएम आता है और फिर उस आदमी के रूप में उस जानवर को बहुत मारता है। और इधर दिखाया जाता है कि एचएम की वाइफ उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखे रहती है, जिससे कि एसीपी किसी भी तरह वहाँ मैनेज करता है और इधर वो एचएम उस आदमी की बजाकर वहाँ पहुँचता है। इसके बाद उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस कहानी का आखिरी और अहम पार्ट, जिसमें एचएम की वाइफ यानी विद्या चाँद महिलाओं के हित के बारे में बातें करती है। तभी एक लेडी डॉक्टर आती है और वो बताती है कि उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है और वो रिपोर्ट लिखाने डीसीपी के पास पहुंचती है, जिसमें डीसीपी उस डॉक्टर से गलत बातें करता है और वो डॉक्टर उन सभी के सामने अपने आप को आग लगा देती है, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया जाता है। उसके बाद विद्या जात कहती है कि वो बचने नहीं चाहिए जो इसका कारण बने हैं, जिसके बाद एसीपी और एचएम वो दोनों उस डीसीपी को मार देते हैं। और इधर दिखाया जाता है कि उनकी माँ को होश आ जाता है और उन्हें याद आता है कि उनके पति की जान उनके ही दोस्त ने लिया रहता है। वो माँ अपने बेटों से मिलती है। उन्हें पता चलता है कि वो सीएम दादा साहब के नाम पर पूजा करने का ढोंग करने वाला है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि सीएम और वो दोनों पूजा पर बैठे रहते हैं और सीएम उनकी माँ को किडनैप कर लिया रहता है। वो कहता है, जब तुम्हारी माँ को होश आया था तो सबसे पहले मुझे ही पता चला। जिसके बाद सीएम उन दोनों को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ उन दोनों की माँ को बांधा रहता है और वो सीएम कहता है, अगर तुम्हारी माँ की जान बचानी हो तो तुम एक दूसरे से लड़ो। जिसके बाद वो एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं और वो एक दूसरे को मारकर वहीं गिर जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत सारी पब्लिक उस सीएम पर अटैक कर देती है और वो सीएम छुपकर भागने लगता है। जिसके बाद वो दोनों भाई सीएम को पकड़ ही लेते हैं और फिर उस सीएम को वहीं मार देते हैं और अपने पिता की मौत का बदला ले ही लेते हैं। सो कहानी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।